नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर अब से थोड़ी ही देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बेल की अर्जी पर आर्यन खान की पैरवी करने के लिए भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी इस समय बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। सुनवाई की सूची में आर्यन खान की अर्जी 57वें नंबर पर है। अब से थोड़ी ही देर में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होने की उम्मीद है। 3 आरोपी इस मुख्य सूची में है। इसमें आर्यन खान, उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, ये 3 अर्जियां आने वाली हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हलफनामा, एक एफिडेविट दायर किया और जमानत का पुरजोर विरोध किया है। क्या कहना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का? एनसीबी ने अपने जवाब में कहा है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर जांच को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रभाकर सेल के हलफनामे को इसका आधार बताया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती केस का भी जिक्र किया और रिया चक्रवर्ती केस का जिक्र करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में यह कहा है कि एनडीपीएस एक्ट की तरह गुनाह गैर जमानती है। मुंबई ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान फिलहाल जेल में रहेंगे या सलाखों से आज बाहर आएंगे? बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने यह बड़ा प्रश्न है। इस केस में अपडेट यह है कि देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आज आर्यन खान की जमानत अर्जी की पैरवी करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट में और अब से थोड़ी ही देर में यह मामला आने वाला है। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पंचनामा का जो प्रत्यक्षदर्शी है प्रभाकर सेल, उसका हलफनामा दाखिल का जिक्र किया है। और मेरे सहयोगी तंसीम हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस बड़े प्रश्न पर। और तंसीम, यहां जांच के 2 पहलू हैं। एक, आज अदालत में क्या होगा, और दूसरा जो आरोप कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के जो है नवाब मलिक, उन्होंने जो समीर वानखेड़े पे लगाए हैं। पहले हम कोर्ट में क्या होगा उसकी बात करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किन किन आधार पर फिलहाल जमानत का विरोध कर रहा है और क्यों? देखिए, सबसे पहला आधार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से ये लिया गया है कि ये जो लोग हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, लिहाजा ये केस को टैंपर कर सकते हैं, गवाहों को भटका सकते हैं, गवाहों को हॉस्टाइल कर सकते हैं। पहला जो वो लिया, इसलिए इनको किसी भी हालत में बेल ना दी जाए, पहला जो पॉइंट है। उसके अलावा इन्होंने जो दूसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो चैट्स दिखाए हैं, जो आर्यन खान के चैट एस्टैब्लिश किए हैं, वो कोर्ट में दिखाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो था संबंध जो था वो ड्रग्स से एस्टैब्लिश होता है उन चैट्स के जरिए, व्हाट्सएप चैट्स के जरिए। लिहाजा अभी हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसमें और भी जांच करनी है और गिरफ्तारियां करनी है। लिहाजा इनको अभी जमानत ना दी जाए। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं जिन्हें लेकर एनसीबी कोर्ट में इस जमानत का विरोध करेगी पूरी तौर से, और ऑफिसर्स भी कह चुके हैं कि हम इस जमानत का पूरी तरह से विरोध करेंगे। और ये 2 व्हाट्सएप चैट्स का तंसीम आपने जिक्र किया। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, व्हाट्सएप चैट्स और आईफोन पर कुछ चैट्स का जिक्र नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है, यह दिखाता है कि यह केवल ड्रग अब्यूज का नहीं या ड्रग यूज का नहीं, और भी संगीन मामला है। क्या है वो आधार, क्या है ये चैट्स? जी देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जब तमाम आर्यन समेत तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो उनका मोबाइल फोन सीज किया गया और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े, इस वजह से जो तमाम चैट्स हैं वो खंगाले गए, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह दावा है कि आर्यन खान के कुछ पैडलर के साथ चैट रिकवर हुए। उस चैट के आधार पर अचित नाम के एक पैडलर को गिरफ्तार किया गया, जिससे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह दावा है कि बल्क में 80,000 रुपए की ड्रग वो मंगवाई जा रही थी।
इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अनन्या पांडे जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है उनके साथ चैट को अदालत में पेश किया था। वो चैट्स आज तक के भी पास भी है, जिसमें वो चैट्स ऐसा है जिसकी वजह से जो अनन्या पांडे है वो सवालों के घेरे में है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे 2 बार पूछताछ कर चुका है। हालांकि ये सिर्फ चैट्स ही एविडेंस नहीं हो सकता, इसके अलावा इस चैट के आधार पर एविडेंस कॉर्पोरेट करने के लिए तमाम चीजें एजेंसी को चाहिए होती है। इसी वजह से एक के बाद एक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 20 जिसमें 2 लोगों विदेशी को अब मूल तक के गिरफ्तार किया गया है। और अरविंद, इसके बारे में हम विस्तार से बात भी करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिन चैट्स का हवाला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दे रहा है वो आखिर है क्या। आर्यन की जमानत अर्जी से पहले आज तक को आर्यन खान और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट्स की कुछ डिटेल्स पता लगी हैं और ये 2019 और 2021 के बीच के चैट्स हैं। दोनों इन चैट्स के मुताबिक, और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सूत्रों का दावा है, ये दोनों ड्रग्स को लेकर बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। आर्यन खान अनन्या से यह कह रहे हैं कि तुमने वीड खरीदा, यह आरोप है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। अनन्या पांडे का जवाब है कि उसे मिल रहा है, वो काम पर लगी है, ये काफी डिमांड में है, तुम्हारे लिए सीक्रेट रूप से लेती हूं। ये सवाल और जवाब की बात है। अब इसी पर अभी ये डिमांड में है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। क्या इसकी इंडिपेंडेंट पुष्टि तंसीम हो पाई है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कि ये कल कोकेन लेते हैं, इस तरह की बात, इसकी पुष्टि क्या हो पाई है? जी देखिए, मैंने जैसा कि बताया अरविंद ने भी कि जब ये फोन सीज किए गए थे तो इन फोन को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था, फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। यही वजह थी कि जो डिलीटेड डेटा है उसको रिट्रीव करने की कोशिश की गई और रिट्रीवल के बाद जो एनसीबी को ये सारे चैट्स मिले हैं, जो पुराने भी हैं, कुछ चैट 2020 के भी हैं, कुछ चैट 2021 के भी हैं। तो ये रिट्रीव होके आए हैं और ये एक अकेला एविडेंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे एविडेंस है जिनकी एक चेन तैयार की है एनसीबी ने और वो चेन अभी कंप्लीट होना बाकी है। वो इसी बात को कोर्ट में लगातार कह रहे हैं कि हमने जो गिरफ्तारियां की हैं, जो ये पूरे एविडेंस इकट्ठा किए हैं, उनको एक दूसरे में पिरोना है, एक चेन बनानी है जो इस्टेब्लिश कर सके कि कौन कौन लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे, कौन ड्रग्स लाने वाले थे, कौन लोग उसको कंज्यूम करने वाले थे या किन्होंने कंज्यूम किया, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स। तो ये सारी एक पूरा एक एविडेंस की चेन तैयार होती है जो अभी अधूरी है और इसी आधार पे लगातार वो एक्यूज की जो जमानत है उनका विरोध करते आए हैं और हाईकोर्ट में भी इसी बात को लेकर वो इस जमानत अर्जी का विरोध कर रहे हैं। जी गौरव। अरविंद, अगर अभी तक जो चैट सामने आई है, पब्लिक डोमेन में आई है, क्या ये चैट्स यही दिखाती हैं? और तंसीम, जब तक हम अरविंद से एक बार फिर संपर्क साधे, क्या ये चैट्स यही दिखाती है कि ये पर्सनल कंजम्पशन है? तो पर्सनल कंजम्पशन है तो रिफॉर्म की बात आनी चाहिए। फिर बेल का विरोध क्यों हो रहा है? किस आधार पर यह कहने का प्रयास कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि यह केवल पर्सनल कंजम्पशन नहीं, एक बड़ा, किसी और बड़ी डील की तरफ इशारा है? गौरव, ये चूंकि एक बड़ी पार्टी थी, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, इसमें गुड़गांव से लोग आए हुए थे, इसमें दिल्ली से लोग गए हुए थे, इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से, विदेश से बहुत सारे लोग शामिल थे। एक जो ड्रग पैडलर है उसे भी विदेशी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक किसी पर्टिकुलर का मसला नहीं है, ये पूरी की पूरी जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन है ये उसकी बात करते हैं, जिनमें से 3 जो जिनकी बेल लगी हुई है, मुनमुन धमीचा, आर्यन और अरबाज की, तो इनको भी उनसे जोड़ के ही देखा जा रहा है। उस केस को अलग नहीं कर रही है एनसीबी, वो पूरा का पूरा इंटायर केस कंसीडर कर रही है कि इसमें पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक शख्स अलग था, एक शख्स अलग था, कह लीजिए पूरी की पूरी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, उसको हम रिवील करना चाहते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इस जमानत अर्जी का लगातार विरोध हो रहा है। मेरे साथ रहिए क्योंकि अरविंद ओझा एक्सक्लूसिव ये जानकारी लेकर आज तक पर हमारे साथ है। तंसीम, रहिए हमारे साथ। ये जो चैट्स हैं, ये वो जो पूरा परिप्रेक्ष्य है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस का, उसे किस तरह दिखाता है, खासतौर पर तब जब
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेल को अपोज करते हुए अरविंद यह कह रहा है कि जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सच सामने न आए। और अगर मैं वो उसको कोट करूं, यह कहा गया है, इट अपियर्स दैट द सेड लेडी अपियर्स टू हैव इन्फ्लुएंस्ड such punch witness where investigation is ongoing. Such interference at the stage of investigation is a mala fide attempt to ensure that the same is derailed and the quest for truth is obstructed. ये बहुत संगीन आरोप शाहरुख खान के मैनेजर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का लग रहा है। अरविंद, किस आधार पर? जी देखिए, ये बेहद दिलचस्प भी है गौरव सावंत। क्योंकि जितने हमले हुए हैं पिछले हाल के दिनों में एनसीबी पर, उन सभी हमलों को ही आधार बनाकर पलटवार कर दिया है अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। जैसे कि जो प्रभाकर नाम का शख्स है जिसने क्रूज पर पंचनामा किया था, पंचनामे में उसका नाम है, उसने अचानक से आकर कोर्ट में हलफनामा डालकर वो हलफनामा सोशल मीडिया में वायरल किया गया था, उसका भी हवाला दे दिया। शाहरुख खान की मैनेजर है, आरोप लगाया गया था कि शाहरुख खान के मैनेजर ने एक शख्स को कुछ पैसे दिए थे और वसूली की जा रही थी, तो उसका भी आधार बनाकर अदालत में एफिडेविट दे दिया गया। तो कुल मिलाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर जितने आरोप लगाए गए थे उस सब पर पलटवार कर दिया गया है और कहा गया है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है। यहाँ एक चीज और बता दूं कि 2 एफिडेविट हाल ही में सेशन कोर्ट में एक लगाए गए थे, जिसमें एक एफिडेविट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का था, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जो गवाह है वो होस्टाइल हो रहा है, गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है, जिन्होंने मौके पर पंचनामा किया था उनको प्रभावित किया जा रहा है। अब वो हाई कोर्ट में भी दाखिल कर दिया गया है। दूसरी जो एफिडेविट थी वो समीर वानखेड़े की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से उनको खुद को टारगेट किया जा रहा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है। जब से उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन संभाली है उनको, उनके परिवार को थ्रेट किया जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि अदालत के में जब जमानत की सुनवाई शुरू हो तो उसके पहले ही वकील जो है इन तमाम चीजों, ये तमाम दलीलें रखें, क्योंकि जो हमले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर हुए थे हाल फिलहाल के दिनों में, अब उसी को हथियार बनाकर अपने विरोधियों पर और जो जमानत है उसको खारिज करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ये इस्तेमाल कर रही है। और रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस मुद्दे पर जी राजनीति भी बहुत हो रही है। अरविंद ओझा भी हमारे साथ है, तंसीम हैदर भी हमारे साथ है और इस खबर की परत दर परत हम तहकीकात भी कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर आज समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन दोनों ने पलटवार किया। पलटवार करने के लिए वो सामने आई, क्योंकि आरोप इस समय यह लग रहा था क्रांति रेडकर के जो समीर वानखेड़े हैं उन पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि यह मुंबई को, महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इस्तेमाल हो रहा है। और इस पर क्रांति रेडकर ने कहा कि वो तो बहुत छोटे से लोग हैं, वो तो महज एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं, वो केवल सच्चाई उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। इस मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें किस तरह से एक निगरो को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है, जो पत्र में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है
उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीजों की भी जांच हो। हमें जान का खतरा है और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, अब देखिए हम आपकी कैसे परेड कराते हैं, हम आपको पब्लिक में जला देंगे। तो आई थिंक ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। आई एम श्योर थ्रू साइबर सेल की ये कहां से मैसेजेस आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान का राग अलापने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को दो टूक जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा, अगर मैं बात करूंगा तो कश्मीर के भाई बहनों से करूंगा। अपने मंच से उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशा हटवाकर कश्मीर के लोगों से सीधी बात के भी संकेत दिए। ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। कश्मीर से सीधी बात, बुलेट प्रूफ के पीछे से नहीं, बुलेट प्रूफ शीशे के बगैर, दूर से नहीं, करीब से लोगों के बीच जाकर बात। अमित शाह के मिशन कश्मीर का एक मकसद तो साफ था। दिल्ली से वो कश्मीरियों को ये पैगाम देने आए थे कि उनकी नीयत साफ है और उनसे सीधी बात करने भी आए हैं। बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा। 370 हटने के बाद घाटी में हालात काफी हद तक काबू में नजर आए। बीते कुछ दिनों में टारगेट किलिंग को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा। इसी हंगामे को शांत करने और कानून व्यवस्था पर भरोसा जगाने के लिए अमित शाह 3 दिनों के कश्मीर दौरे पर पहुंचे। उनका संदेश साफ था, मन से खौफ निकाल दें और आगे बढ़ने की बात करें। विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। SKICC में लोगों से बात और सीधे संवाद के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए अमित शाह बेखौफ उनके बीच पहुंचे। सुरक्षा बलों में हड़कंप तो मचा, मगर लोगों के बीच ये संदेश गया कि सरकार आवाम के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह यहां से स्टेज से उतरते हुए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस भीड़ के बीच में यहां पर फेरन पहने हुए यहां पर मुलाकात करते हुए कैमरास निकल आए हैं। लोगों सेल्फी लगाने की कोशिश में हैं। खासतौर पे संकेत साफ है, लोगों के साथ संवाद करना चाह रहे हैं। अगर शाह ने कश्मीरियों में भरोसा जगाया तो साजिशें रचने वाले पाकिस्तान और गाहे बगाहे पाकिस्तान राग गाने वाले कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भी दो टूक जवाब दे दिया। 2019 में क्या कहेंगे? हाँ, 370 खत्म करते हैं, 35 खत्म करते हैं और बहुत जल्दी इन्होंने एक रियासत को, ये देखिए, यूनियन टेरिटरीज रियासत बनती है। रियासत कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनती। पहली दफा हिस्ट्री में ये हुआ है। और वादा क्या किया? हम रियासत को बहाल करें फिर से। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। आतंक के सरपरस्तों को शाह ने कड़ा संदेश दिया तो कश्मीर को विकास से जोड़ने का संकल्प भी दिखाया। अमित शाह ने कई परियोजनाओं की सौगात दी जो कश्मीर की सूरत बदल देगी।
कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आतंकवाद को परास्त कर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा देना चाहती है और इसी मकसद के साथ अमित शाह अपने दौरे के तीसरे दिन डल झील पहुंचे। यहां की तस्वीरें नए कश्मीर की नई उम्मीदें जगा रही हैं। आप सभी लोगों का हाउसबोट फेस्टिवल में बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की सीने को छलनी कर रही होंगी। इन तस्वीरों से उनके कलेजे पर हजारों सांप लौट रहे होंगे। जिस कश्मीर को लहूलुहान करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां की ये तस्वीरें अमन, चैन और तरक्की की कहानी बयां कर रही हैं। 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह तीसरे दिन की शाम श्रीनगर की डल झील पहुंचे। वो डल झील जहां आपने शिकारत चलते तो बहुत देखा होगा, अब वहां क्रूज चलते देखिए। अमित शाह ने क्रूज की सवारी की और डल झील पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम का आनंद उठाया। शिकारा फेस्टिवल में अपनी मौजूदगी से केंद्रीय गृह मंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि न्यू कश्मीर टूरिज्म के जरिए तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, जिसकी राह में सरहद पार से लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मगर ये रौनक कश्मीर आबाद और कश्मीर जिंदाबाद का संदेश दे रही है। क्रूज की सवारी के दौरान एलजी मनोज सिन्हा उनके साथ थे। लेजर शो के साथ यहां मनोरंजन के लिए संगीत का बंदोबस्त भी था। संगीत की ये तान आतंकी आकाओं को सावधान कर रही है कि जम्मू कश्मीर अमन, चैन और तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें खलल डालने वालों को कश्मीर की आवाम और देश के वीर जवान हरगिज नहीं बख्शेंगे। श्रीनगर में कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त की बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आ रही है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर अब से कुछ ही देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। मुकुल रोहतगी पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे, भारत के जो पूर्व अटॉर्नी जनरल है, वो आर्यन खान की पैरवी करेंगे। अब से थोड़ी देर में सुनवाई होने की उम्मीद है। 57वें नंबर पर है आर्यन खान का केस। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जमानत का पुरजोर विरोध किया है। प्रत्यक्षदर्शियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर। दूसरी तरफ क्रूज ड्रग्स मामले में अब आर्यन खान और अनन्या पांडे को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप चैट एक सामने आया है। इस व्हाट्सएप चैट में दोनों ड्रग्स खरीदने की बात कर रहे हैं। यह व्हाट्सएप चैट आर्यन खान और अनन्या पांडे के खिलाफ एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है। इस खुलासे के बीच आर्यन खान की जमानत अर्जी अब से कुछ ही देर में इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा की यह खास रिपोर्ट। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले आर्यन पर खुलासा। व्हाट्सएप चैट से आर्यन अनन्या की बढ़ेगी मुश्किल। ड्रग्स पर दोनों में बात और बढ़ेगी आफत। क्रूज ड्रग्स केस में ये सबसे नया खुलासा है। आर्यन और अनन्या का व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जो ड्रग्स केस में उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। आज तक के पास आर्यन और अनन्या के वो चैट हैं जो गवाही दे रहे हैं कि दोनों में अक्सर ड्रग्स को लेकर बात होती थी। दोनों एक दूसरे के राजदार थे। जिन आरोपों में आर्यन की गिरफ्तारी हुई है और जिस आधार पर एनसीबी अनन्या पांडे से 2 दौर की पूछताछ कर चुकी है,
और तीसरे दौर की पूछताछ की तैयारी भी है। उसी मामले से जुड़ा व्हाट्सएप चैट आज तक के हाथ लगा है। दोनों ने उस व्हाट्सएप चैट में क्या बात की है, किस मुद्दे पर बात हुई है। जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें से एक चैट 2019 का है। आर्यन अनन्या से गांजा के बारे में पूछता है और अनन्या उसका जवाब देती है। सुनिए। गांजा? ये अभी डिमांड में है। मैं तुमसे चुपके से ले लूंगा। ओके। 2019 का ये पहला व्हाट्सएप चैट है। इसके बाद उसी दिन दोनों में कुछ और भी बातचीत होती है। अब मैं इस काम में लगी हूँ। तुमने गांजा खरीदा? मुझे मिल रहा है। ये दोनों चैट एनसीबी के लिए अहम सबूत हैं, तो आर्यन और अनन्या की मुश्किलें बढ़ाने वाले। गिरफ्तारी के बाद से आर्यन अब तक दावा करते आए हैं कि उनका ड्रग से नाता रिश्ता नहीं है। आर्यन बार बार कहते रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन अनन्या से उनके चैट डिटेल फिर मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। आर्यन ने अन्य दोस्तों से भी बात की है। अब उसका भी मजमून देखिए। कल कोकीन लेते हैं। मुझे लगता है एनसीबी तुम्हें परेशान करेगी। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आज तक के हाथ आर्यन खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या का व्हाट्सएप चैट लगा है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। उस व्हाट्सएप चैट में बकायदा आर्यन खान अनन्या से ड्रग्स की डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद अनन्या उस चैट में कहती है कि मैं जुगाड़ कर रही हूं। इस चैट में बकायदा आर्यन कहते हैं कि सीक्रेट तरीके से वो ड्रग्स मुझे दे दे। इसी चैट के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अनन्या से लगातार पूछताछ कर रही है। आर्यन अनन्या पर नए खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। इनसे दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आर्यन और अनन्या अब तक आरोपों को सिरे से नकारते रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका में भी आर्यन ने कहा कि मेरे व्हाट्सएप चैट की गलत व्याख्या की गई है। एनसीबी मुझे फंसाने की कोशिश में है। क्रूज पर छापेमारी में मुझसे कुछ भी नहीं मिला। किसी भी अन्य आरोपी से मेरा संबंध नहीं है। सिर्फ अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार को जानता हूं। लेकिन अब नए व्हाट्सएप चैट के खुलासे के बाद आगे क्या होगा? व्हाट्सएप चैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी काफी जजमेंट दिए हुए हैं और ये बताया है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो एडमिसल हो कोर्ट के अंदर, और अगर हो तो उसके काफी क्राइटेरियाज और काफी चीजें होती है रिकॉर्ड पे प्रूव रखने के लिए। जहां तक इस केस में व्हाट्सएप चैट की हम लोग बात करें, इस केस को लेकर, इस केस में व्हाट्सएप चैट के अंदर जहां तक जो भी चीजें रिकॉर्ड पे अब तक सुनने में आई है और देखने में आई है वो यही है कि हैव अ ब्लास्ट और बल्क की बात की जा रही है, लेकिन उसके अंदर कोई बल्क या ब्लास्ट के अंदर कोई ड्रग्स की बात नहीं की हुई है कि ड्रग्स के बारे में कोई मेंशन है। बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। की इम्पोर्टेंट पॉइंट एनसीबी ने अपने रिप्लाई में कोर्ट के सामने रखा है और इसमें ये साफ साफ उन्होंने कहा है कि पूजा डडलानी जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, एविडेंस का टैंपर करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से इसी ग्राउंड पर इस रिप्लाई में साफ तौर पर यह कहा गया है कि बेल नहीं देनी चाहिए। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। आर्यन की ओर से इस बार पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। अब देखना है कि नए खुलासे के बाद आर्यन खान की जमानत की दलील पर राहत मिलती है या नहीं। साहिल जोशी, मुस्तफा और विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। हालांकि आर्यन खान और ड्रग्स के मामले को लेकर सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी उठ रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर एक और वार किया और कहा कि जल्द वो और खुलासे भी करेंगे। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ड्रग्स रैकेट की जांच पर अब सियासी आंच है। सवालों के घेरे में हैं समीर वानखेड़े, मुंबई में तैनात एनसीबी के जोनल डायरेक्टर। वानखेड़े के खिलाफ एक बार फिर से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने खुलेआम आरोपों की झड़ी लगा दी, बेनकाब करने की चेतावनी दी, झूठ उजागर करने की धमकी दी और वानखेड़े को चैलेंज भी कर दिया कि मेरे आरोप गलत हैं तो सच्चाई बताएं। कहा जा रहा है कि जाली सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने रखा है। अगर ये जाली है तो असली कौन सा है
ये उनके परिवार के लोग या स्वयं वो असली सर्टिफिकेट लाएं। वानखेड़े साहब को मैं कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट लोगों के सामने रिवील करें। नवाब मलिक उस सर्टिफिकेट का हवाला दे रहे हैं जिसे उन्होंने जारी करते हुए वानखेड़े पर बड़ा हमला किया, तो परिवार वालों ने पलटवार में देरी नहीं की। इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। अब महाराष्ट्र सरकार और समीर वानखेड़े पर आर्या पार वाली लड़ाई चल रही है। इसी की अगली कड़ी में आज नवाब मलिक ने दो टूक कहा कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटने वाला। सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं, दलित कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, और इस सर्टिफिकेट को लेके वो सभी लोग इस स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे कि एक गरीब शेड्यूल कास्ट का हिस्सा इन्होंने छीनकर फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की। बात यहीं तक नहीं रुकी। मंत्री ने 26 आरोपों वाली एक चिट्ठी भी सार्वजनिक की। नवाब मलिक का दावा है कि यह चिट्ठी एनसीबी के ही एक अधिकारी ने उन्हें दी है, जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ संगीन आरोप हैं। चिट्ठी में इल्जाम है कि कैसे झूठे मामलों में वानखेड़े बेगुनाहों को फंसाते हैं। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा। नवाब मलिक के आरोपों पर फिर समीर वानखेड़े ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ और मजाक है। वानखेड़े ने यह भी कहा कि उन्हें जो कुछ करना है करने दो, सब गलत है। समीर वानखेड़े का संकट बढ़ा है। मंत्री ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, तो एक चश्मदीद प्रभाकर शैल ने 25 करोड़ की डील में हाथ बताकर मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस डील के आरोपों को लेकर एनसीबी जांच बिठा चुकी है। दिल्ली से टीम ऑफ ऑफिशियल आने वाले हैं क्या, जो एलिगेशन नवाब मलिक साहब की तरफ किए गए उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? हाँ, मुझे भी ऐसा सूचना मिली है कि कोई टीम है। सवाल है कि आगे क्या होगा। समीर वानखेड़े पर संगीन इल्जाम हैं, जांच बिठा दी गई है। एनसीबी की विजिलेंस टीम तफ्तीश में जुट गई है। वानखेड़े खुद दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि वो एनसीबी चीफ से मिलेंगे और सफाई देंगे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी की विजिलेंस टीम कल जांच के सिलसिले में मुंबई जा सकती है और बुधवार को ही समीर वानखेड़े से पूछताछ भी हो सकती है। साहिल जोशी, मुस्तफा और विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। आपने नवाब मलिक, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके आरोप सुने। समीर वानखेड़े के खिलाफ सियासत अब तेज हो गई है, लेकिन नवाब मलिक के आरोपों के बाद समर्थन और विरोध दोनों की आवाजें तेजी से उठने लगी है। महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े पर सियासी घमासान है, जिसकी तपिश दिल्ली तक पहुंच रही है। नवाब मलिक जिसे विलन साबित करने पर तुले हैं, दिल्ली में उन्हीं वानखेड़े के समर्थन में कुछ लोग सड़कों पर उतरे और उन्हें हीरो बताया। ड्रग्स के खिलाफ उनकी मुहिम को सराहा। समीर वानखेड़े के लिए तमाम आप देख सकते हैं, तमाम जो लोग एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये कहते हैं हम समीर वानखेड़े के साथ खड़े हुए हैं और ये नवाब मलिक का विरोध भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने सुबह देखा था कि यहाँ कुछ हिंदू सेना के लोगों ने पोस्टर भी लगाए थे समीर वानखेड़े के समर्थन में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और यहाँ क्यों आए हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, हम एसएसआरियन से हैं, दिल्ली से आए हैं। सुशांत के लिए हमेशा हम आवाज उठाते रहे हैं और आज हर समीर सर के साथ जो कुछ हो रहा है वो सुशांत के साथ पहले हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज दोबारा ना रिपीट हो। दिल्ली में एनसीबी के दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में बैनर पोस्टर लगी।
इसी दफ्तर में समीर वानखेड़े अहम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि कल वानखेड़े एनसीबी डीजी से मिलकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देंगे। एक तरफ जहां विजिलेंस की तरफ से उनकी जांच हो रही है, वही दूसरी तरफ अब अटकलें लग रही है कि इस मामले से समीर वानखेड़े की दिक्कतें बढ़ेंगी या उन्हें राहत मिलेगी। इस मामले में अब एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें समीर वानखेड़े किरण गोसावी और मनीष के साथ खड़े हैं। तस्वीरें 2 अक्टूबर की उसी रात की हैं, जब एनसीबी की टीम ने क्रूज पर छापा मारा था। तस्वीरों से साफ है कि किरण गोसावी क्रूज पर मौजूद था। 3 अक्टूबर की सुबह 7:33 पर गोसावी ने प्रभाकर शैल को व्हाट्सएप चैट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाजी अली चले आओ, जो कहा वो काम पूरा कर दो, फिर घर वापस आ जाओ। प्रभाकर शैल: जी सर। किरण गोसावी: दरवाजा बंद कर दो और चाबी खिड़की से हॉल के अंदर फेंक दो। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 CR। किरण गोसावी ने ये मैसेज उस वक्त किया जब वो एनसीबी दफ्तर में मौजूद था, लेकिन इस व्हाट्सएप चैट के क्या मायने हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल किरण गोसावी पुलिस से बचता भाग रहा है। उनका दावा है कि कल उसने लखनऊ में सरेंडर की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। किरण गोसावी ने कहा है कि उसकी आपसे बात हुई। मैं किसी किरण गोसावी को नहीं जानता हूँ। आपसे बात हुई उसकी? मैं नहीं जानता हूँ मुझसे किसने बात किया है। किसी किरण गोसावी के बारे में मेरे पास कोई इंटीमेशन नहीं है और न मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। अब गोसावी सरेंडर से पहले कानूनी सलाह लेने में जुटा है। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा और साहिल जोशी, मुंबई आज तक। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन इस बार के फेस्टिव सीजन में भारतीय मार्केट में दस्तक देने को तैयार है। गूगल और जियो ने मिलकर इस स्मार्टफोन को बनाया है और जियो फोन नेक्स्ट इसका नाम रखा गया है। फोन के आने से पहले ही कंपनी ने इसकी खूबियों को एक वीडियो के जरिए लोगों के सामने साझा किया है। इस फेस्टिव सीजन में जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, उनमें दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉयड स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट भी शामिल है। दिवाली से पहले लॉन्च करने के जियो के ऐलान ने इसके आने की उम्मीदें पहले ही बढ़ा दी थी। अब कंपनी ने इस फोन से जुड़ा वीडियो और फीचर्स शेयर करके फोन लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। It has some of the coolest new features, especially the Translate Now feature. I can speak in one language and the phone will translate that into another language. Not just this, with the read aloud function, the phone will read aloud the content from any app open on your screen. To add to this, you can also get access to the vast library of content on all Jio apps. वीडियो में फोन की मेकिंग के बारे में बताया गया है। इस फोन को भारत में ही तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कीमतों का तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस सबसे सस्ते एंड्रॉयड स्मार्टफोन की दुनिया भर में चर्चा होने लगी है। रिलायंस जियो का कहना है कि जियो फोन नेक्स्ट मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडियंस है। कंपनी इस स्मार्टफोन की मदद से देश के हर नागरिक को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए बराबरी का मौका देने की बात कह रही है। इस फोन में एंड्रॉयड पावर्ड प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। फोन के ओएस को प्रगति नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि फोन देश में प्रगति लाना चाहता है। इस बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम को खास तौर से भारत के लिए तैयार किया गया है। फोन को जियो और गूगल दोनों ने मिलकर तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि कम कीमत के बावजूद भी इसमें यूजर्स को बेहतर अनुभव मिलेगा। जियो नेक्स्ट का प्रोसेसर क्वालकॉम ने तैयार किया है। आइए देखते हैं कि किन खूबियों से ये फोन लैस होगा। वॉइस असिस्टेंट फीचर की मदद से यूजर अपने डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे। रीड अलाउड फीचर की मदद से फोन के स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट को तेज आवाज में सुन पाएंगे। ट्रांसलेट फीचर की मदद से यूजर अपनी मनपसंद भाषा में स्क्रीन को ट्रांसलेट कर पाएंगे। इजी एंड स्मार्ट कैमरा फीचर से लैस इस फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा। जियो और गूगल एप्स के साथ ही फोन में कई सारे प्री लोडेड एंड्रॉयड एप्स मिलेंगे। इस फोन में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट का विकल्प भी मिलेगा। कंपनी का कहना है कि प्रगति ओएस से यूजर को दमदार बैटरी लाइफ मिलेगी। कीमत को लेकर अनुमान है कि ये 3,500 के आसपास हो सकती है। आज तक ब्यूरो। दिवाली से पहले फ्लिपकार्ट ने
अपनी आखिरी सेल की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलने वाली इस सेल में कंपनी का फोकस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर अधिकतम छूट देने का रहेगा। इस सेल में किस प्रोडक्ट पर कितनी छूट मिलेगी, इसका खुलासा भी फ्लिपकार्ट ने किया है। फेस्टिव सीजन में जारी बम्पर बिक्री के सागर में गोता लगाने के लिए फ्लिपकार्ट एक बार फिर तैयार है। इस फेस्टिव सीजन की आखिरी सेल की तारीखों का फ्लिपकार्ट ने ऐलान कर दिया है। फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल 28 अक्टूबर से शुरू होकर 3 नवंबर तक चलेगी। फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स इस सेल पर एक दिन पहले ही तय डिस्काउंट पर शॉपिंग कर सकते हैं। ग्राहकों को SBI कार्ड पर 10% का कैशबैक भी दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि फ्लिपकार्ट के इस दिवाली सेल में ग्राहकों को किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिल सकता है। फिलहाल भारत में जो कैटेगरी ऑनलाइन मार्केट में दुकानों से भी ज्यादा संख्या में बिक रही है वो है स्मार्टफोन। लिहाजा इस सेल में कंपनी स्मार्टफोन और टैबलेट पर 75% तक डिस्काउंट ऑफर करेगी। फ्लिपकार्ट का दावा है कि वो एप्पल, सैमसंग, शाओमी और मोटो जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर भारी छूट ऑफर करने जा रही है। इसके साथ ही Realme Narzo 50A, Samsung Galaxy F12, Oppo Reno 6 5G, Poco F3 GT, Moto G60, Infinix Hot 10 Play और Pixel 4a जैसे स्मार्ट प्रोडक्ट्स पर बम्पर डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी स्मार्टफोन बेचने वाली ज्यादातर बड़ी कंपनियों के लोकप्रिय मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट ऑफ करके कंपनी ने आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है। इसके अलावा जिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर कंपनी बड़ी छूट दे रही है उनमें Acer Aspire 7 लैपटॉप 90,000 की जगह 50,000 रुपए में मिलेगा। Realme Beard Trimmer 1299 की जगह 999 रुपए में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ ही कई कंपनियों के लैपटॉप, ट्रिमर, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर्स और पावर बैंक्स पर फ्लिपकार्ट 80% तक की छूट ऑफर करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर इस बार की सेल में सबसे ज्यादा छूट पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स रहेंगी। फ्लिपकार्ट की सेल में दिग्गज कंपनियों के स्मार्ट टीवी पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को 9,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा। किचन अप्लायंसेज भी 299 रुपए की शुरुआती कीमत पर मिलेंगे। माइक्रोवेव को 45% तक की छूट पर, जबकि एयर कंडीशनर्स पर 55% तक की छूट दी जाएगी। इन आंकड़ों से साफ है कि इस बार फ्लिपकार्ट का फोकस नामी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा छूट देने का है। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में स्टूडेंट्स की पढ़ाई का संकट बहुत गहराया। ऑनलाइन पढ़ाई की सीमित पहुंच और छात्रों और शिक्षकों के वर्चुअल मोड पर चले जाने से पढ़ाई के स्तर में भी बड़ी गिरावट आई है। बच्चों और अभिभावकों के साथ ही स्कूल के जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो भी पढ़ाई में हो रहे इस नुकसान को लेकर बेहद परेशान हैं। कि वो परेशान थे उनके पोस्टिंग्स। Where are you right now? कोरोना काल में जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा झटका लगा और जो अभी तक इसके कहर से उबर नहीं पाए हैं, उनमें एजुकेशन सेक्टर सबसे ऊपर है। लेकिन मामला केवल शिक्षण संस्थानों के आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है। इससे देश के करोड़ों स्कूली बच्चों की पढ़ाई को बड़ा नुकसान हुआ है। पढ़ाई में हुए इस नुकसान के बाद से बच्चे, अभिभावक और टीचर सभी सहमत हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी DCPCR के पहले जर्नल चिल्ड्रेन फर्स्ट, जर्नल ऑफ चिल्ड्रेन लाइव्स में प्रकाशित एक ऑनलाइन सर्वे में दावा किया गया है कि करीब 43% टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि इनमें से 9% ने शिक्षा के इस माध्यम से पूरी तरह से असंतोष जताया है। DCPCR के सर्वे में कुल 220 स्कूली शिक्षकों ने हिस्सा लिया। टीचर्स ने जिन मुख्य मुद्दों की पहचान की है, उनमें 14% से महामारी के चलते ऑनलाइन टीचिंग होने पर छात्रों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई है। 21% ने विशेष जरूरत वाले बच्चों की अनदेखी को गंभीर चिंता करार दिया है। 28% छात्रों पर ध्यान देने का समय कम होने से असंतुष्ट हैं। 19% छात्रों के भावनात्मक मुद्दों
और असाइनमेंट पूरा न कर पाने से असंतुष्ट हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले टीचर्स और छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन भावनात्मक सहयोग और काउंसलर का सामूहिक रूप से बातचीत करना और समाज कार्य ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में कहीं ज्यादा हिस्सेदारी बनाने में मदद की है। टीचर्स ने जोर देते हुए कहा कि स्कूली शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बेहद जरूरी हो गई है। इसी से उनकी बच्चों तक नियमित पहुंच होगी और वो इस अवधि के दौरान पढ़ाई लिखाई में सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं। सर्वे के मुताबिक पढ़ाई में भाग लेने वाले छात्रों ने कहा कि वो दोस्तों से मिलने और लोगों से बातचीत करने जैसी कई स्कूली गतिविधियों से दूर हो गए हैं। आज तक ब्यूरो।